हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 सितंबर 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो देखिए दोस्तों, भारत के द्वारा 2023 के G20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी और इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा G20 की अध्यक्षता की गई थी। अब 2024 में जो G20 की अध्यक्षता करने वाला है वो कौन करेगा दोस्तों? ब्राजील करेगा। तो इसलिए अब जो G20 समिट हुआ है उसके आखिरी दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील की राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को सौंप दी है। यानी अब 2024 में G20 समिट की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। दोस्तों, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा, उन्होंने ये कहा है कि ब्राजील की अध्यक्षता की 3 प्राथमिकताएं होगी, यानी कि 3 प्राथमिकताओं के आधार पर ब्राजील अध्यक्षता करेगा। पहली प्राथमिकता होगी सामाजिक न्याय और भुखमरी के खिलाफ लड़ाई, दूसरी प्राथमिकता होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और तीसरी प्राथमिकता होगी दुनिया के संस्थानों में बदलाव। दोस्तों, आप ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं, ये है लूला दा सिल्वा, ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो ये उस समय की पिक्चर है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लूला दा सिल्वा को अध्यक्षता सौंप रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं G20 की। तो अब ये जो G20 है ये G21 बन चुका है, क्योंकि अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। तो चलिए बात करते हैं G20 के बारे में। तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो G20 है इसका मुख्य उद्देश्य है विकास को बढ़ावा देना। G20 का पहला समिट कब हुआ था? 2008 में। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन, अमेरिका में। 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में, 2024 का जो सम्मेलन है ये ब्राजील में होगा और 2025 का जो सम्मेलन होगा ये साउथ अफ्रीका में होगा। और दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखना है कि जो 2023 में सम्मेलन हुआ है भारत में, यह इसका 18वां संस्करण था। ठीक है दोस्तों, जो G20 के सदस्य उनके पास ग्लोबल जीडीपी का 75% हिस्सा है और जो ग्लोबल ट्रेड या वैश्विक व्यापार है उसका 75 हिस्सा G20 के देशों के पास है और जो जनसंख्या है उसका लगभग 2/3 हिस्सा G20 देशों के पास है। बात कर लेते हैं ब्राजील की। तो ब्राजील की जो कैपिटल है वो है ब्रासीलिया, राष्ट्रपति है लूला दा सिल्वा और जो ब्राजील है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ब्राजील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पुर्तगाली। दोस्तों, पुर्तगाली क्यों है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज? क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों के द्वारा शासन किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादन करने वाला देश कौन है? ब्राजील है। और सबसे बड़ा निर्यातक भी कौन है? ब्राजील है। दोस्तों, ये आप ब्राजील का मैप देख पा रहे हैं, ये है साउथ अमेरिका। तो इसमें आप देख सकते हैं ये है ब्राजील। कितने बड़े एरिया में ब्राजील ने कब्जा कर रखा है, यानी कि इसका एरिया है। तो ब्राजील जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है एरिया की दृष्टि से। दोस्तों, ये आप ब्राजील के मैप में ब्रासीलिया देख पा रहे हैं, ये कैपिटल है। यहाँ पर आपको एक नदी दिखाई दे रही है, ये है अमेजन नदी। तो दोस्तों, अमेजन नदी जो है वो लेंथ के हिसाब से यानी लंबाई के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? वो है नील नदी। चलिए हम 2023 के कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था 2023 का? ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। G7 शिखर सम्मेलन जापान में। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। श्री अन्न सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में और 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ है। तो ये हैं 2023 के कुछ प्रमुख सम्मेलन। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन करेंगी तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को,
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कोको गॉफ ने। किसने जीता है दोस्तों? कोको गॉफ ने जीता है। तो अमेरिका की युवा टेनिस खिलाड़ी हैं कोको गॉफ। तो उन्होंने बेलारूस की एरिना सबलेंका को हरा करके यूएस ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों 19 साल की हैं कोको गॉफ, तो यह उनके कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम है। दोस्तों कोको गॉफ जो हैं वो 2017 के बाद पहली अमेरिकी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है। 2017 में आखिरी बार यह कारनामा सोलन स्टीफन के द्वारा किया गया था। दोस्तों कोको गॉफ 1999 के बाद यूएस ओपन जीतने वाली पहली अमेरिकी टीन एजर खिलाड़ी बन गई हैं, यानी कि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है। दोस्तों यहां पर टेनिस की बात आई है, तो टेनिस में 4 टूर्नामेंट होते हैं और इन 4 टूर्नामेंट को मिला करके इन्हें ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। जैसे पहला टूर्नामेंट होता है साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। फिर होता है फ्रेंच ओपन, जिसकी स्थापना 1891 में हुई थी। फिर होता है विंबलडन ओपन, जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी। और फिर होता है दोस्तों यूएस ओपन, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। तो ये जो टूर्नामेंट है टेनिस के, इन सबको मिलाकर के ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराना टेनिस का टूर्नामेंट कौन है, तो वो है विंबलडन ओपन, जिसकी स्थापना 1877 में की गई थी। यहाँ पर बात आई है यूएस ओपन की, तो यूएस ओपन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यूएस ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी, जबकि महिलाओं के लिए जो शुरुआत हुई थी ये 1887 में हुई थी। यूएस ओपन हर साल अगस्त और सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है और दोस्तों ये न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए 2023 की विनर भी डिस्कस करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब आरियाना सबलेंका ने जीता था। फ्रेंच ओपन 2023 की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था और महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक ने। विंबलडन ओपन 2023 की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता था और महिला एकल का खिताब मार्केटा बोंद्रोसोवा ने जीता था। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप के कारण 2000 से अधिक मौतें हो गई हैं? आंसर हो जाएगा मोरक्को। तो दोस्तों मोरक्को में अभी बहुत ही भयानक भूकंप आया था जिसमें 2000 से अधिक मौतें हो गई हैं। तो मोरक्को में आए हुए भूकंप से अब तक 2012 लोगों की मौत हो चुकी है और मोरक्को जियोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक भूकंप की जो तीव्रता थी वो थी 7.2। कितनी थी दोस्तों? 7.2। और यूनाइटेड नेशन के मुताबिक भूकंप की वजह से 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। दोस्तों भूकंप का एपी सेंटर कौन था? तो एटलस पर्वत के पास एक गांव है जिसका नाम है एगिल, तो वहां पर इसका एपी सेंटर था। दोस्तों मोरक्को की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ये आप मैप देख सकते हैं। और इसकी जो कैपिटल है वो है रबात और यहाँ के जो किंग हैं या राजा हैं वो हैं मोहम्मद 6। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अजीज अखन्नौज और दोस्तों यहाँ की जो करेंसी है वो है मोरक्कन दिरहम। दोस्तों ये है मोरक्को की लोकेशन, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर स्थित है मोरक्को। तो यहीं पर भूकंप आया है जिसमें 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गणतंत्र दिवस 2024 के लिए किस समूह के नेताओं को आमंत्रित किया है? आंसर हो जाएगा क्वाड। तो देखिए दोस्तों 2024 में जो गणतंत्र दिवस समारोह होगा उसके लिए क्वाड समूह के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो इन देशों के जो लीडर्स होंगे वो 2024 के लिए आमंत्रित किए गए हैं गणतंत्र दिवस परेड के लिए। दोस्तों अगर हम क्वाड की बात करें तो इसका सबसे पहले विचार 2007 में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे उनके द्वारा रखा गया था, लेकिन ये अस्तित्व में आया है 2017 में, यानी कि 2017 में ये एक मजबूत संगठन बना है और इसका जो उद्देश्य है वो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक स्वतंत्र और खुला और समृद्ध वातावरण तैयार करना। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये जो क्वाड के मेंबर हैं कौन कौन हैं? इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये है पैसिफिक ओशियन और इस पैसिफिक ओशियन में ये साउथ चाइना सी है। ये जो इलाका है यहाँ पर चाइना अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है।
तो इन 4 देशों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि इस पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र में चाइना के प्रभाव को कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बंगाल दिवस कब मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल को। तो दोस्तों अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें यह कहा गया था कि 15 अप्रैल को राज्य का स्थापना दिवस यानी बंगाल दिवस मनाया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है पश्चिम बंगाल की विधानसभा के द्वारा। इसके अलावा इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना है जिसका नाम है बांग्लार माटी बांग्लार जोल, यानी कि बंगाल की माटी बंगाल का पानी, इसको आधिकारिक राज्य गीत घोषित किया जाए। तो इसकी भी मांग की गई है इस प्रस्ताव में। दोस्तों बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो कैपिटल इसकी कोलकाता है। राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। विधानसभा की 294 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 42 सीटें हैं। इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन है? झारखंड, बिहार और उड़ीसा हैं। और इसकी सीमा दोस्तों नेपाल से और बांग्लादेश से लगती है। और इसकी सीमा दोस्तों याद रखिएगा असम राज्य से भी लगती है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान किसका है? आंसर हो जाएगा इंदौर का। तो दोस्तों अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं उसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान इंदौर का है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों की घोषणा मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा की गई है। और भूपेंद्र यादव को याद रखिएगा, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। दोस्तों यह जो पुरस्कार हैं ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2019 से प्रदान किए जा रहे हैं। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर का पहला स्थान है, आगरा का दूसरा स्थान है और ठाणे का तीसरा स्थान है। इसी प्रकार से 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में अमरावती पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद है और तीसरे स्थान पर गुंटूर है। गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में परवाणु पहले स्थान पर है और ये जो परवाणु है ये हिमाचल प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर है काला अम्ब जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है और तीसरे स्थान पर है अंगुल जो कि उड़ीसा में है। तो दोस्तों ये रैंकिंग भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 500 किलो वोल्ट एम्पियर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, यानी अंडरग्राउंड बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। दोस्तों ये जो अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर बनाया गया है ये बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के बीच के सहयोग से बनाया गया है। और दोस्तों इसका जो बजट है वो है 1.98 करोड़ रुपए का। आमतौर पर होता क्या है कि जो पश्चिमी देश हैं वहां पर इस प्रकार के ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाते हैं, लेकिन अब भारत में भी ये टेक्नोलॉजी आ गई है। दोस्तों 2023 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन है? औरंगाबाद। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन है? केरल। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में किया गया है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर है कौन है? कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन है? आगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सितंबर को किस राज्य में महाकवि दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया था कि 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों सुब्रमण्यम भारती की कविताओं और निबंधों का संकलन एक पुस्तक में किया गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? मनाथिल उर्थी बेंदम, ठीक है, यानी फर्मनेस इन माइंड। इस पुस्तक में उनकी कविताओं और निबंधों का संकलन किया गया है, क्योंकि जो सुब्रमण्यम भारती थे वो एक बहुत ही अच्छे कवि थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सुब्रमण्यम भारती का जो जन्म है वो 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु में हुआ था और इनका जो निधन है वो 11 सितंबर 1921 को हुआ था। दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे स्वदेश मित्रम और चक्रवर्तिनी इंडिया,
सर्वोदयम और कर्मयोगी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 11 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वन शहीद दिवस। तो दोस्तों ये जो वन शहीद दिवस है ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। तो ऐसे लोगों को याद करने के लिए 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वीक वन लैब कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो CSIR के द्वारा वन वीक वन लैब कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट में CSIR बोलते हैं, तो उसके द्वारा वन वीक वन लैब कार्यक्रम 11 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये जो वन वीक वन लैब कार्यक्रम होगा इसमें CSIR की जो प्रयोगशालाएं होंगी उनके द्वारा जो अनुसंधान किए गए हैं और जो अनुसंधान का परिणाम आया है उनका प्रदर्शन किया जाएगा और जो CSIR की उपलब्धियां रही हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। CSIR की स्थापना सितंबर 1942 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, आइडॉल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक किसकी है, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा भावना रॉय की। अब हम बात करते हैं 2023 की प्रमुख पुस्तकों को। तो रणजीत प्रताप के द्वारा एज द व्हील टर्न्स पुस्तक लिखी गई है। नीरजा चौधरी के द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक लिखी गई है। विजय दर्दा के द्वारा रिंग साइड पुस्तक, रूपा पाई के द्वारा द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक, रस्किन बॉन्ड के द्वारा द गोल्डन ईयर्स पुस्तक, अमिताभ घोष के द्वारा स्मोक एंड एसेस पुस्तक लिखी गई है और संतनु गुप्ता के द्वारा अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक लिखी गई है। तो ये है 2023 की प्रमुख पुस्तकें। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरोड 23 का दूसरा चरण आयोजित किया गया है? फ्रांस के बीच। आसियान शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता म्यांमार के स्थान पर कौन सा देश करेगा? फिलीपींस करेगा। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सबेरा योजना किसने शुरू की है? प्रयागराज पुलिस ने। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन को मंजूरी दी है? तो 10%। दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का उद्घाटन किस देश ने किया है? भारत ने। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? मैक्सिको। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। मालिनी राजोरकर का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो वह एक गायिका थी। महिला फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अनुष्का शर्मा को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को, जैसे न्यूमोस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स, और इकोस्टेटिक्स में अध्ययन किया जाता है ध्वनि विज्ञान का यानी साइंस ऑफ साउंड का। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और उसके प्रोडक्शन का अध्ययन किया जाता है। और पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। तो ये है दोस्तों विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था अफ्रीकन यूनियन। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अफ्रीकन यूनियन बताया है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।